हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। फिर आपके लिए एक आज फिर क्लास लेके आया हूं जो एमसीक्यू कितना है, एमसीक्यू 5। ठीक है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत यूजफुल है। ठीक है, तो कोई भी स्टूडेंट हो जो एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहा हो या एग्रीकल्चर के कॉम्पिटिशन्स की किसी की भी हो, चाहे बैंक की हो, चाहे क्रेपको की हो, चाहे इफको की हो, ठीक है, चाहे नाबार्ड की हो और चाहे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की हो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहा हो, वो सबके लिए क्या होने वाले हैं, एमसीक्यू यूजफुल होने वाले हैं। सो अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट होने से पहले चार पंक्तियां कहना चाहता हूं। क्या है वो पंक्तियां, कौन सी हैं? हौसलों को मंजिल, पंक्तियां हैं, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकी उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकी उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जिंदगी में जिनके हुनर बोलते हैं। इसी थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, देखो पहला क्वेश्चन में क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट इज आल्सो नॉन एज। जो जंगल की आग है किस वृक्ष को जाना जाता है? फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट इज आल्सो नॉन एज। जो जंगल की आग है, जंगल की आग के नाम से किस वृक्ष को जाना जाता है? जंगल की आग की नाम से किस वृक्ष को जाना जाता है? पहला देखते हैं, पलाश को जाना जाता है। दूसरा, टिक को जाना जाता है। तीसरा, पीपल को जाना जाता है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताओ कि जंगल की आग के नाम से किस वृक्ष को जाना जाता है? पलाश को जाना जाता है, टिक को जाना जाता है, या पीपल को जाना जाता है? पापा, पलाश को हिंदी में क्या बोलते हैं? पलाश को हिंदी में बोलते हैं छेवला। ठीक है, और टिक को क्या बोलते हैं? सागौन बोलते हैं। और पीपल तो सभी जानते हैं, पीपल को हिंदी में पीपल ही बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जंगल की आग से नाम से किस वृक्ष को जाना जाता है? छेवल को जाना जाता है, जिसे पलाश बोलते हैं, या टिक सागौन को बोलते हैं, या पीपल को बोलते हैं। तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? बात करते हैं हम पलाश की। पलाश का बोटेनिकल नेम क्या होता है? ब्यूटिया सु पर सुवर्पा होता है। क्या होता है? ब्यूटिया सुपरवा होता है। क्या होता है बोटेनिकल नेम? ब्यूटिया सुपरवा होता है। इसके दो बोटेनिकल नेम देखने को मिलते हैं, एक ब्यूटिया परवीफ्लोरा होता है, एक ब्यूटिया सुपरवा होता है। ब्यूटिया सुपरवा, ब्यूटिया सुपरवा होता है। ठीक है, तो इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है पलाश का? पलाश का बोटेनिकल नेम होता है ब्यूटिया सुपरबा, या ब्यूटिया ब्यूटिया परवीफ्लोरा होता है। देखते हैं हम पलाश को। ठीक है, डिस्कस करते हैं पहले ऑप्शन को। तो पहले ऑप्शन जो छेवला है उसे हम क्या कहते हैं? जंगल की आग के नाम से जाना जाता है। छेवला को क्या कहते हैं? जंगल की आग के नाम से जाना जाता है। जो पलाश होता है, ब्यूटिया सुपरवा होता है, या ब्यूटिया परवीफ्लोरा होता है, उसे क्या कहते हैं? जंगल की आग के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया हमारा ए। अब जंगल की आग क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इसमें फ्लावरिंग आती है मार्च अप्रैल में, तो क्या होता है कि बिल्कुल रेड रेड कलर के, इसमें दो तरह के फ्लावर देखने को मिलते हैं। कितने कलर के? दो कलर के, एक व्हाइट होता है और एक रेड होता है। ठीक है, तो जो ये फ्लावर आते हैं, तो जो रेड फ्लावर होते हैं बिल्कुल आग की तरह दिखाई देते हैं। उसमें एक भी लीव्स, पत्ते नहीं दिखाई देते, केवल वृक्ष में क्या होते हैं? फ्लावर ही फ्लावर दिखाई देते हैं, जिससे इस वृक्ष को जंगल की आग के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ए। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की।
जैसा कि आपको भी पता है कि हम किस तरह क्लासों को पढ़ते हैं, बिल्कुल एक पोस्टमार्टम की तरह चारों ऑप्शन को डिस्कस करते हुए क्लास को पढ़ते हैं। तो अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। इसे बोलते हैं हिंदी में सगौन, ठीक है? क्या बोलते हैं? सगौन। अब आप बताओ जंगल का राजा किसको माना जाता है? तो जंगल का राजा लकड़ियों का राजा किसको माना जाता है? लकड़ियों का राजा सागौन को कहा जाता है। स्टार बना के लिख लेना कि लकड़ियों का राजा किसको कहा जाता है? तो लकड़ियों का राजा सागौन को कहा जाता है। ठीक है। सागौन का बोटनिकल नेम क्या होता है? सागौन का बोटनिकल नेम टिक्टोना इंडिका होता है। सागौन का बोटनिकल नेम क्या होता है? सागौन का बोटनिकल नेम टिक्टोना इंडिका होता है। अब बात कर लेते हैं पीपल। पीपल के वृक्ष को सभी लोग जानते हैं। पीपल का वृक्ष का संबंध किससे है? भगवान बुद्ध से है। बुद्ध ने इसी के नीचे अपनी क्या की थी? विद्या प्राप्त की थी। ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ए। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। पलास जिसका बोटनिकल नेम क्या होता है? ब्यूटिया सुपरबा होता है या ब्यूटिया परवीफ्लोरा होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिल्कुल एकदम बेसिक से चलेंगे, जहां भी ना समझ में आए तो बताना, ठीक है? देखते हैं क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चंस क्या है? जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय। जो जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस है, इसको किस साइंटिस्ट ने दिया था? स्टार बना के लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो बताओ कि जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस को किस साइंटिस्ट ने दिया था? पहला सल ने दिया था, दूसरा रॉबर्ट हुक ने दिया था, या एच फ्लोर ने दिया था, या मेंडल ने दिया था। अब आप मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस किस साइंटिस्ट ने दिया था? तो जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस किसने दिया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सल होगा, या रॉबर्ट हुक होगा, या एच फ्लोर होगा, या हमारा क्या होगा? मेंडल होगा। अब बात करते हैं हम एक एक ऑप्शन की। पहले डिस्कस करते हैं पहला ऑप्शन। तो सल ने क्या किया था? इन्होंने हेट्रोसिस शब्द की खोज की थी। क्या किया था? हेट्रोसिस शब्द को डिस्कवर किया था। यदि आपसे पूछे कि सल ने किसकी खोज की थी, तो सल ने हेट्रोसिस शब्द की खोज की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये नहीं होगा। बात करते हैं रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक को सभी लोग जानते हैं कि इन्होंने क्या किया था? सेल शब्द यानी कोशिका की खोज की थी। कब की थी? 1965 में की थी। सेल शब्द की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1965 में की थी। अब आपसे पूछे कि सल ने क्या किया था? हेट्रोसिस शब्द को खोजा था। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? सेल शब्द को खोजा था। कब खोजा था? 1965 में खोजा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये भी नहीं होगा। अब बात करते हैं एच फ्लोर की। तो जो जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस है, उसको किसने दिया था? एच फ्लोर ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। और कब दिया था? 1956 में दिया था। कब दिया था? जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस को किस साइंटिस्ट ने दिया था? एच फ्लोर ने दिया था। कब दिया था? 1956 में दिया था। जिसका एच फ्लोर का फुल फॉर्म क्या होता है? एच फ्लोर का हैरोल्ड हेनरी होता है। हैरोल्ड हेनरी होता हैरोल्ड हेनरी फ्लोर होता है। यदि आपसे पूछे कोई कि एच फ्लोर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हैरोल्ड हेनरी फ्लोर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा सी। कब डिस्कवर किया था? 1956 में किया था। अब बात करते हैं मेंडल को। मेंडल को सब कोई जानता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। मेंडल को क्या कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। आनुवंशिकी के पिता किसको कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है।
देखो हमारा एक क्वेश्चन था, जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय, मैं एक ही ऑप्शन बता सकता था, एच फ्लोर, हैरोल्ड हेनरी फ्लोर, लेकिन मैंने चारों ऑप्शंस को डिस्कस किया तो हमारे कितने कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस बन जाते हैं एक क्वेश्चन में। ठीक है, तो इनको इन क्वेश्चनों को जो बीच में बताता हूं इनको जरूर से जरूर नोट किया करिए कॉपी में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? मेजर पल्सेस क्रॉप ऑफ खरीफ सीजन इन इंडिया, जो भारत की खरीफ सीजन की मुख्य दलहनी फसल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की खरीफ सीजन की मुख्य दलहनी फसल कौन सी है, बताओ। पहला पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन हमारा ग्रीन ग्राम है, दूसरा क्या है? काउपी है, तीसरा क्या है? ब्लैक ग्राम है, या चौथा पिजन पी है। जो मेजर पल्सेस क्रॉप ऑफ खरीफ सीजन इन इंडिया, भारत की मुख्य खरीफ की दलहनी फसल कौन सी है? पहला ग्रीन ग्राम है, दूसरा काउपी है, तीसरा ब्लैक ग्राम है, या चौथा पिजन पी है, जिसे पिजन पी को हिंदी में क्या बोलते हैं? अरहर बोलते हैं। क्या? अरहर, जिसका बोटनिकल नेम क्या होता है? केजे नस्कजान होता है। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा डी। जो भारत की खरीफ सीजन की मुख्य दलहनी फसल है वो कौन सी है? पिजन पी, अरहर है। ठीक है, और इसमें दो तीन क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। जैसे भारत की मुख्य दलहनी फसल कौन सी होती है? तो भारत की मुख्य दलहनी फसल चना होती है। क्या होती है? भारत की मुख्य दलहनी फसल चना होती है। जबकि विश्व की मुख्य दलहनी फसल कौन सी है? विश्व की मुख्य दलहनी फसल राजमा होती है। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? खरीफ सीजन की मुख्य दलहनी क्रॉप कौन सी होती है? तो अरहर होती है, जिसे पिजन पी बोलते हैं। ठीक है, पिजन पी ही क्यों बोलते हैं इसको? ठीक है, इसे रेड ग्राम के भी नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? रेड ग्राम से भी कहते हैं, रेड ग्राम के नाम से भी जाना जाता है पिजन पी को। अब पिजन पी को पिजन पी के ही नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसकी जो आंख होती है, पिजन पी में देखा होगा एक स्पॉट दिखाई देता है, वह कैसा होता है? कबूतर के आंख जैसा होता है। ठीक है, किसके जैसा होता है? कबूतर की आंख जैसा होता है, इसलिए अरहर को क्या कहते हैं? पिजन पी के नाम से भी जाना जाता है। तो अरहर को पिजन पी और रेड ग्राम, कहीं गलती मत कर देना कि ग्रीन ग्राम लिख के आ जाता, ब्लैक ग्राम लिख के आ जाता, रेड ग्राम लिख के आ जाता, और एक ग्राम लिख के आ जाता। ऐसे ग्राम ग्राम वाले चार पांच, कितनी है? चार पांच पल्स क्रॉप हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा डी। ठीक है, तो भारत की मुख्य दलहनी फसल कौन सी होती है? भारत की मुख्य दलहनी फसल चना है। जबकि विश्व की मुख्य दलहनी फसल कौन सी है? तो विश्व की मुख्य दलहनी फसल है हमारी राजमा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आशा करता हूं आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते होंगे और समझ में भी आते होंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्राउंड नट इज आ, जो ग्राउंड नट है वह कैसी क्रॉप है? मोडिफाई स्टेम है, मोडिफाई स्टेम है, या स्टोरेज रूट है, या क्या है? मोडिफाई स्टोरेज लीव्स है, या फ्रूट है। जो हमारी ग्राउंड नट होती है, मूंगफली होती है, वह कैसी क्रॉप होती है? अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि जो ग्राउंड नट है वह क्या है? सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है या क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ग्राउंड नट हमारी कौन सी क्रॉप है, सेल्फ पोलिनेटेड है या क्रॉस पोलिनेटेड है। तो ग्राउंड नट का बोटेनिकल नेम क्या होता है? अरैकिस हाइपोजिया होता है। कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है? लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करती है। लेकिन है क्या ये? ऑयल सीड क्रॉप है। यहाँ पे बात की जा रही है कि ग्राउंड नट इज आ मोडिफाई स्टेम है, या स्टोरेज रूट है, या मोडिफाई स्टोरेज लीव्स है, या फ्रूट है। तो देखो जो हमारी ग्राउंड नट होती है, ठीक है, उसमें जो फ्लावरिंग होती है वो ऊपर देखने को मिलती है, और उसमें पेगिंग जो होती है वह कहाँ होती है? सॉइल के अंदर होती है। ठीक है, तो इसमें जब पोलिनेशन की क्रिया हुई, और पोलिनेशन की क्रिया के पश्चात उसकी जो ओवरी होती है, क्या होती है? उसकी जो ओवरी होती है वह सॉइल के अंदर आ जाती है। क्या करती है? जब
ग्राउंड नट में पॉलिनेशन की क्रिया होती है। ग्राउंड नट में देखा होगा टॉप पार्ट पे ऊपर फ्लावर रहते हैं, नीचे उसमें ग्राउंड के मतलब जमीन के नीचे क्या बनती है? फली बनती है। तो ठीक है, तो जब उसमें पॉलिनेशन से क्रिया हुई, तो पॉलिनेशन की क्रिया के फलस्वरूप उसकी जो ओवरी है वह कहाँ आ जाती है? सॉइल के नीचे आ जाती है, जो पेक्स बनते हैं, ठीक है? जो पेग बनने लगते हैं, जिन्हें फली कहते हैं। पेग बनने की क्रिया ही क्या कहलाती है? पेगिंग कहलाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेगिंग कौन सी फसल में देखने को मिलती है? तो पेगिंग की क्रिया मूंगफली में देखने को मिलती है। पेगिंग क्या होता है? ग्राउंड नट का बनना ही क्या कहलाता है? पेगिंग कहलाता है। तो पेगिंग क्या है? देखो, यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि ओवरी से क्या बनता है और ओव्यूल से क्या बनता है? ओव्यूल से क्या बनता है? तो देखो, ओवरी हमारा क्या करती है? ओवरी हमारा फ्रूट का विकास करती है। क्या करती है? फ्रूट का विकास करती है। जबकि ओव्यूल क्या होता है? ओव्यूल हमारा सीड का निर्माण करता है। आपसे अब कोई पूछे कि ओवरी किसका फॉर्मेशंस करती है, तो ओवरी हमारा फ्रूट का फॉर्मेशंस करती है और ओव्यूल क्या करता है? सीड का फॉर्मेशंस करता है। अब आप ग्राउंड नट में देखा होगा, ग्राउंड नट में एक बाहर का कवर रहता है, ठीक है? एक उसके अंदर एक छोटा सा दाना होता है, ठीक है? उसके अंदर जो दाना होता है वह क्या हो गया? सीड हो गया। तो वह किससे फॉर्मेशन होता है? ओव्यूल से। और जो बाहर का कवर होता है उसे हम क्या कहते हैं? फ्रूट कहते हैं। कोई भी फ्रूट हो जिसका बाहर का भाग कठोर होता है, वह किससे बनता है? ओवरी से बनता है। वह क्या कहलाता है? फ्रूट कहलाता है। जबकि अंदर वाला भाग क्या कहलाता है? सीड कहलाता है। ठीक है? तो इस क्वेश्चन का हमारे राइट आंसर क्या है? ग्राउंड नट क्या है? ग्राउंड नट एक हमारा फ्रूट है। स्टार बना के लिख लेना कि ग्राउंड नट क्या है? ग्राउंड नट हमारा एक प्रकार का फ्रूट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिल्कुल क्वेश्चनों को समझते हुए चलेंगे, ठीक है? देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? विच क्रॉप इज नॉट ओरिजिनेटेड इन चाइना? ऐसी कौन सी क्रॉप है जिसका उत्पत्ति स्थान चाइना नहीं है? ऐसी कौन सी क्रॉप है जिसका ओरिजिन प्लेस उत्पत्ति स्थान चीन या चाइना नहीं है? ऐसी कौन सी क्रॉप है जिसका उत्पत्ति स्थान या ओरिजिन प्लेस क्या है? चाइना नहीं है। पहला ऑप्शन, क्या वो लैंसीड है? दूसरा, क्या वो रेपसीड है? तीसरा, क्या वो मस्टर्ड है? चौथा, क्या वह सोयाबीन है? बताओ कि विच क्रॉप विच क्रॉप इज नॉट ओरिजिनेटेड इन चाइना? ऐसी कौन सी क्रॉप है जिसका उत्पत्ति स्थान चाइना नहीं है? बताओ, लैंसीड है, रेपसीड है या मस्टर्ड है या सोयाबीन है? तो देखो, जो सोयाबीन है उसका उत्पत्ति स्थान क्या है? चीन है। क्या है? चीन है। जो मस्टर्ड है उसका ओरिजिन प्लेस क्या है? चीन है। जो रैपसीड है उसका उत्पत्ति स्थान क्या है? चीन है। लेकिन जो लैंसीड है उसका उत्पत्ति स्थान क्या है? साउथ वेस्ट एशिया होता है। साउथ वेस्ट एशिया होता है। क्या होता है? साउथ वेस्ट एशिया होता है। दक्षिणी पश्चिम एशिया। क्या? दक्षिणी पश्चिमी एशिया होता है। जो लैंडसीड है उसका उत्पत्ति स्थान क्या है? साउथ वेस्ट एशिया है। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सी ऐसी ग्रुप है जिसका ओरिजिन प्लेस क्या है? चाइना नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ए है। जो लायन सीड है उसका उत्पत्ति स्थान क्या है? साउथ वेस्ट एशिया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार बना के लिख लेना ऐसे क्वेश्चनों को। देखो, जो भी मैं क्वेश्चन लाता हूं तो ऐसा नहीं है, प्रत्येक प्रत्येक पेपर में आए हुए क्वेश्चन होते हैं, चाहे आपके वो नाबार्ड में आए हों, चाहे आपके बैंक में आए हों। देखो, अभी आरईओ का पेपर हुआ था,
ठीक है? कब हुआ था? अभी आरएचईओ का पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था वाटरशेड से, ठीक है? तो इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना और याद कर लेना, ठीक? तो जो भी क्वेश्चन लाता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनको नोट करते हुए ज़रूर चलें। देखो, एरिया ऑफ सब वाटर शेड, जो सब वाटर शेड है, वाटर शेड के बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक है? वाटर शेड होता क्या है? वर्षा के जल को किसी एक जगह पर एकत्रित करना, जिससे कि हम उसको दोबारा यूज कर सके, किसके लिए? इरिगेशंस के लिए। तो उसे हम क्या कहते हैं? वाटर शेड कहते हैं। वर्षा के जल को किसी एक जगह पर एकत्रित करना, जिससे कि हम दोबारा क्या कर सकें? उसका यूज कर सकें, उसे हम क्या कहते हैं? वाटर शेड कहते हैं। अब वाटर शेड हमारे बहुत सारे प्रकार का होता है, देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे पूछा गया है सब वाटर शेड, जो सब वाटर शेड है उसका आकार कितना होता है? 10 से 100 हेक्टेयर होता है, 100 से 1000 हेक्टेयर होता है, 1000 से 10,000 हेक्टेयर होता है, या 10,000 से 50,000 हेक्टेयर होता है। एक ऑप्शन और बना लेना, ई और बना लेना कितना? 50,000 से, ई ऑप्शन एक और बना लेना यहीं पे, 50,000 से 2 लाख। ठीक है, 2 लाख हेक्टेयर। इसमें 5 ऑप्शन बना लेना कि पहला 10,000, 10 से 100 हेक्टेयर, 100 से 1000 हेक्टेयर, 1000 से 10,000 हेक्टेयर, 10,000 से, सॉरी, 1000 से यहाँ पे जीरो एक और होगा, मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में, ठीक है? तो 10,000 से 50,000 हेक्टेयर, या 50,000 से 2 लाख हेक्टेयर, ठीक है? तो इसमें 5 ऑप्शन है, कौन कौन सा? पहला क्या है? 100, 10 से 100 हेक्टेयर, 100 से 1000 हेक्टेयर, 1000 से 10,000 हेक्टेयर, 10,000 से 50,000 हेक्टेयर, और 50,000 से 2 लाख हेक्टेयर। तो सब वाटर शेड का आकार कौन सा होता है? तो देखो, पहला होता है हमारा मिनी। 5 प्रकार के देखने को मिलते हैं, ठीक है? मिनी वाटर शेड, मिनी वाटर शेड। जो हमारा मिनी वाटर शेड होता है उसका आकार कितना होता है? 10 से 100 हेक्टेयर होता है, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं मिनी के बाद। मिनी के बाद क्या होता है? मिनी वाटर शेड। और मिनी के बाद माइक्रो वाटर शेड। क्या होता? माइक्रो वाटर शेड, माइक्रो वाटर शेड, ठीक। जो माइक्रो वाटर शेड होता है उसका आकार कितना होता है? 100 से 1000 हेक्टेयर होता है। मिनी वाटर शेड का आकार कितना होता है? 10 से 100 हेक्टेयर होता है। और हमारा माइक्रो वाटर शेड का आकार कितना होता है? 100 से 1000 हेक्टेयर होता है। और अगला है हमारा सब वाटर शेड, सॉरी, अगला क्या है? अगला है हमारा एक 1000 से 10,000 हेक्टेयर। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है मिली वाटर शेड। क्या? मिली वाटर शेड, मिली वाटर शेड। और जो हमारा 10,000 से 50,000 होता है, ये क्या होता है? सब वाटर शेड, सब वाटर शेड। और जो हमारा लास्ट है 50,000 से 2 लाख हेक्टेयर, तो ये होता है हमारा वाटर शेड, वाटर शेड। तो अब देख लो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पे है हमारा सब वाटर शेड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया हमारा डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया हमारा डी। अब कोई पूछे कि मिनी वाटर सेट का आकार कितना होता है, मिनी वाटर सेट का आकार कितना होता है, तो आप कहोगे सर 10 से 100 हेक्टेयर होता है। माइक्रो वाटर सेट का आकार कितना होता है? 100 से 1000 हेक्टेयर होता है। मिली वाटर सेट का आकार कितना होता है? 1000 से 10,000 हेक्टेयर होता है। फिर उसके बाद 10,000 से 50,000 हेक्टेयर किसका आकार होता है? सब वाटर सेट का होता है। 50,000 से 2 लाख हेक्टेयर आकार किसका होता है? तो वह वाटर सेट का होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनको कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना और स्टार बना के लिख लेना, ठीक है? देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन है हमारा, कैबेज वर्ड्स ड्राइव फ्रॉम विच लैंग्वेज। जो कैबेज है जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, पत्ता गोभी। क्या बोलते हैं, पत्ता गोभी या बंद गोभी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ठीक है। तो कैबेज वर्ड्स ड्राइव फ्रॉम विच लैंग्वेज। जो कैबेज वर्ड्स है वह कौन सी भाषा से लिया गया है। पहला लैटिन भाषा से, दूसरा ग्रीक भाषा से, तीसरा फ्रेंच भाषा से, चौथा बी एंड सी ग्रीक एंड फ्रेंच भाषा से लिया गया है। बताओ कि जो कैबेज वर्ड्स है वह हमारे किस लैंग्वेज से लिया गया है। कैबेज को क्या बोलते हैं, पत्ता गोभी बोलते हैं। इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है, ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी कैपिटाटा होता है। बोटेनिकल नेम क्या होता, ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी कैपिटाटा होता है। ठीक है, और फैमिली क्या होती है, फैमिली होती है ब्रेसकेसी या क्रूसीफेरी। इनको किस क्रॉप से नाम से जाना जाता है, कोल क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, कोल क्रॉप्स। अब बताओ कि कैबेज वर्ड्स ड्राइव फ्रॉम विच लैंग्वेज। तो कैबेज वर्ड्स किस भाषा से लिया गया, लैटिन से है, ग्रीक से है, फ्रेंच से है, या ग्रीक और फ्रेंच से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा फ्रेंच। क्या है, फ्रेंच, सी। जो हमारा कैबेज वर्ड्स है वह फ्रेंच भाषा से लिया गया है। यदि किसी भी स्टूडेंट को भाषा में प्रॉब्लम पड़ती है कि कौन सा वर्ड किस भाषा से लिया गया है, तो मैंने एक यूट्यूब पर ही फ्री क्लास यूट्यूब पर ही डाली थी, कौन सा शब्द किस भाषा से रिलेटेड है, तो उसको देख सकते हो। बिल्कुल चुटकियों में याद कर लोगे कि कौन सा शब्द किस लैंग्वेज से लिया गया है। कम से कम मैंने 80 से 100 शब्द करवाए थे जो आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। और वो शब्द क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक एग्रीकल्चर के एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम देने जाना, एक या दो क्वेश्चन भाषा से जरूर पूछा जाता है। तो हमारा जो कैबेज वर्ड्स है कौन सी भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से, सॉरी फ्रेंच भाषा से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही था। ठीक है, तो आपके लिए फिर एक नई क्लास लेके आऊंगा जो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही यूजफुल होगी। तो अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।